हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जिसके अंदर इवापोरेशंस के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट हम लोग को नज़र आता है। तो कूलिंग इफेक्ट किन किन प्रकार में हम लोग को पता चल सकता है, उनके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। अब जितना भी एग्जांपल है सब हम लोग के सराउंडिंग में होता रहता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये इवापोरेशन की वजह से होता है। तो उससे सबसे पहला ये कॉमन है, जो हम लोग के घर में मिट्टी का घड़ा होता है, इथन पॉट जो होता है हम लोग का उस घड़े में, अगर हम लोग उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं तो वो पानी जो है बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है। वो ऐसा कैसे हो पाता है? तो एक मिट्टी का घड़ा जब बनता है तो उस मिट्टी के घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स, जिनसे वाटर जो है अंदर से बाहर की ओर आते रहता है। तो घड़े के सरफेस के ऊपर जो भी हीट प्रेजेंट रहता है, घड़े के सरफेस के ऊपर जो भी हीट रहता है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो वाटर जैसे ही घड़े के सरफेस पे प्रेजेंट हो गया, पहुंच गया, तो उस सरफेस पर से इसका इवापोरेशन हो जाता है। मतलब वो हवा की वजह से इसके ऊपर जितना भी वाटर वेपर था वो सब क्या हो गया, उड़ जाएगा। ठीक है। तो इससे हम लोगों को जो मतलब कि अंदर का टेम्परेचर है वाटर का, वो नॉर्मल या एक तरीके से ठंडा मिलता है, कूल रहता है। जैसा पानी रखते हैं हम लोग उसमें घड़े में, वो और ठंडा पानी हम लोग को मिलता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल और देख सकते हैं कि हम लोग अगर जब भी एक डिओड्रेंट या परफ्यूम जब हम लोग स्किन पे स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ठंडा महसूस होता है। जब भी हम लोग कोई भी परफ्यूम लगाते हैं स्किन पे या बॉडी पे, तो हम लोग को वहाँ पे ठंडा महसूस क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही उसके अंदर से जो स्प्रिंकल्स निकलते हैं, जो ठंडा मतलब जो वाटर निकलता है, तो वो जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के ऊपर जो हीट प्रेजेंट है उस वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना वाटर का जो पार्टिकल्स हुआ, या एक तरीके से बोल सकते हैं जो अल्कोहल जो प्रेजेंट होता है डिओड्रेंट में या परफ्यूम में, और अल्कोहल जो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि बहुत वोलाटाइल लिक्विड होता है, मतलब जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी वो उड़ भी जाता है। तो जैसे ही बॉडी के हीट के ऊपर पड़ता है वो अल्कोहल का कुछ स्प्रिंकल्स, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी हीट को, और कुछ समय के बाद वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब वोलेटाइल नेचर हो जाने की वजह से वो जल्दी से जाता है और जल्दी से इवापोरेट हो जाता है। ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड में एक पेट्रोल भी आता है, लेकिन पेट्रोल तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो डिओड्रेंट एक दूसरा एग्जांपल हो गया, जिसके वजह से हम लोग को कूल मतलब कि ठंडा महसूस होता है। तीसरा एग्जांपल है वी परस्पायर मोर ड्यूरिंग समर्स। हम लोग को समर के दौरान बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अब पसीना आता है तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब हम लोग फ़ैन में बैठते हैं तो फिर हम लोग को ठंडक महसूस होता है। ठंडक ऐसा क्यों होता है? तो जितना भी पसीना जो है हम लोग के शरीर से जो स्वेटिंग हुआ, जितना भी स्वेटिंग होता है वो हम लोग के बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हमारे बॉडी के हीट को क्या कर लेता है, एवापोरेशन के द्वारा उड़ा ले जाता है, मतलब बाहर की ओर चला जाता है। तो हम लोग का बॉडी फिर जब फ़ैन के सामने हम लोग बैठते हैं तो हम लोग को फिर ठंडा महसूस होता है। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द ड्यूरिंग अ हॉट सनी डे। हम लोगों ने ये आज कर मतलब कि गर्मी के समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हम लोगों ने ये देखा है कि लोग जो है अपने छत के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। मतलब छत के ऊपर हो गया या गार्डन में हो गया या गली के सामने, या बहुत सारा ऐसा क्या, गली के सामने तो वो डस्ट पार्टिकल्स को एक तरीके से उड़ने से रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन छत पे ज़्यादातर जो पानी का छिड़काव किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि जो नीचे का फ्लोर है वो क्या हो सके, ठंडा रह सके। क्यों ऐसा क्या होता है? जब हम लोग किसी भी रूफ़ के सरफेस पे जब हम लोग वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, जब छिड़काव करते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर जितने भी हीट होते हैं, हीट एनर्जी जितने भी होते हैं, वो उस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसे जैसे हवा आते रहती है वो वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता चला जाता है। मतलब जितना भी हीट पार्टिकल्स हैं, जितना भी हीट एनर्जी है इस सरफेस के ऊपर, वो सारा हवा के साथ, या हवा नहीं भी रहता है तो इवापोरेट होते रहता है। ठीक है। इवापोरेशन होने की वजह से इसके पास जितना भी हीट एनर्जी था वो दूर चला गया, तो हम लोग को फिर नीचे का जो फ्लोर है वो कैसा मिलता है, ठंडा मिलता है, मतलब ठंडक ठंडक थोड़ा बना रहता है। तो यह चौथा एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल है कि समर के समय में लोग जो है ज़्यादातर कॉटन का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। अब कॉटन का कपड़ा ही क्यों पहनना पसंद करते हैं? तो कॉटन एक तरीके का ऐसा है, कपड़ा है जो ज़्यादातर गर्मी में पहना जाता है, जो क्या करता है कि हवा का जो है पास करने में मदद करता है। अब जैसे कि कॉटन का खासियत क्या होता है, वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कॉटन कपड़ा में अगर पसीना आता है तो हम लोग का जो पसीना है वो क्या कर लेगा, कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एब्जॉर्प्शन होता है क्लोथ्स में, कॉटन का क्लोथ्स में, तो वो जैसे ही फिर वो जितना भी हीट होगा हमारे बॉडी का वो निकल गया, फिर कॉटन का कपड़ा से इवापोरेशन होते रहता है। इवापोरेशन की वजह से फिर हम लोग को ठंडक फील होता है। लेकिन अगर हम लोग वही वुलन क्लोथ्स या कोई मोटा कपड़ा पहन लेंगे
तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन तो हो पाएगा, लेकिन इवापोरेशन होने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए लोग सूती का कपड़ा मतलब कॉटन कपड़ा जो मतलब ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब भी कर सके और वो जल्दी से जल्दी एयर के थ्रू पास भी कर सके जितना भी हीट को है, मतलब जितना भी वाटर वेपर फॉर्म होगा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो ईजिली पास कर सके। छठा एग्जाम्पल है अ डेजर्ट कूलर गिव्स अ कूल एयर। अब हम लोग का तो कूलर का एग्जाम्पल, कूलर में तो अलग ही प्रिंसिपल वर्क करता है वैसे तो। अब कूलर जो हम लोग के घर में होता है, एक फ़ैन लगा रहता है, ठीक है, एक फ़ैन है, इसके यहाँ पे पानी फिल रहता है और इधर एक तरीके से केस बनाया जाता है, पीछे भी रहता है, ठीक है। और ये जब फ़ैन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करता है, जितना ये पानी का स्प्रिंकल्स है वो क्या करता है हमारे बॉडी के ऊपर थ्रो करता है, या जहाँ भी हम लोग इस कूलर को रख देते हैं तो पानी का छोटे छोटे स्प्रिंकल्स को वो क्या करता है बाहर की ओर स्प्रिंकल करता है, फेंकता है, ठीक है, पंप के थ्रू। इसके अंदर पंप एक मीट लगा रहता है, पंप जैसा सिस्टम जो पानी को क्या करता है इस पंखे के थ्रू पास कराता है और पंखा जो है उस पानी को बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा करके फेंकते रहता है। और ये जो वेंटिलेशन साइड में दिया रहता है जिसमें कि थोड़ा सा घास टाइप का आपको भूसा टाइप का दिखाई देगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक नॉर्मल कोई भी हवा पास होते होना चाहिए, कोई भी वार्म एयर हुआ या नॉर्मल एयर पास होते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो हवा पास होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ठंडी हवा में और फिर वो हम लोग को ठंडा हवा पहुँचाएगा। ठीक है, इससे हम लोग इवापोरेशन से ये कैसे रिलेटेड है, तो इवापोरेशन से ऐसे रिलेटेड बोल सकते हैं कि जो वाटर स्प्रिंकल करता है वो बाहर की ओर पंप के थ्रू, उससे ईजिली इवापोरेशन हो पाता है, क्योंकि जो बाहर का हवा है वो ईजिली क्या कर सकता है, कूल्ड हो जाता है। अब जैसे हम लोग का जो यहाँ से हवा अंदर की ओर गया, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आया तो वाटर के कांटेक्ट में आने से ये हवा हवा कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर ये फ़ैन के थ्रू हम लोग को फिर लगेगा, जब फ़ैन घूमेगा तो हवा हम लोग की ओर आएगा तो हम लोग को फिर कैसा हवा लगता है, ठंडा हवा मिलता है। ठीक है, ये छः एग्जाम्पल था। एक था ईथन पॉट वाला जो घड़ा होता है उसमें पानी बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है। दूसरा, जब हम लोग कोई भी एक डिओड्रेंट या परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है, अल्कोहल एक वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब कि एक वोलेटाइल लिक्विड होने की वजह से वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, मतलब एक तरीके से हवा में बहुत जल्दी मिल जाता है, हवा में नहीं बोल सकते वैसे तो इसको बोलेंगे बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है या वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़े परस्पायर मोर ड्यूरिंग समर्स। अब ज़्यादातर हम लोग को पसीना, परस्पायर्स का मतलब होता है पसीना बहाना या पसीना निकलना। ठीक है, ज़्यादातर समर में पसीना जब निकलता है तो फिर हम लोग को ठंडक फील होता है। इसी वजह से हो पाता है क्योंकि हमारा जो हीट है वो वाटर के साथ जो स्वेट के साथ मिल जाता है और वो फिर बॉडी के सरफेस से इवापोरेट हो जाता है। फिर था रूफ़ के ऊपर जो हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ये तो सभी के घर में कॉमन एग्जाम्पल है। ये पापा लोग वैसे करते हैं, छत के ऊपर जा कर के पानी छिड़काव करते हैं सनी डेज़ में, ताकि क्या हो सके नीचे का फ्लोर ठंडा रह सके। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो हीट प्रेजेंट रहता है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर समय समय पे इवापोरेट होते होते हवा में मिल जाता है या हवा के साथ चला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को ठंडा महसूस होता है। फिर कॉटन कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं, तो सेम यही रीज़न है। कॉटन का खासियत होता है कि वो बहुत जल्दी वाटर जो स्वेटिंग होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और वो हवा के साथ बहुत जल्दी इवापोरेट होकर चला भी जाता है। लेकिन यही मोटा कपड़ा होगा तो मोटा कपड़ा को सूखने में भी समय लगता है और उसमें एब्जॉर्प्शन हो तो जाएगा, लेकिन वही है कि सूखने में थोड़ा समय लगता है। अगर कैसे पता कर सकते हैं, तो अगर हम लोग कोई एक मोटा वुलन कपड़ा को धोते हैं या कोई एक कॉटन का कपड़ा धोते हैं, दोनों कपड़ा को अगर धो के सुखाएंगे तो सबसे पहले जो कॉटन का कपड़ा होता है वो सूखता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत, मतलब एक तरीके से उसका फाइबर्स बहुत पतला होता है। लेकिन वही जो वूलन का कपड़ा होता है या कोई मोटा मोटा कपड़ा जो विंटर्स में यूज़ करते हैं, उनका क्वालिटी या फाइबर्स जो होता है वो बहुत मोटा होता है, जिसकी वजह से वो सूख नहीं पाता जल्दी। आखिरी कूलर का एग्जांपल है, जिसमें भी इवापोरेशन का ही चीज़ है, लेकिन इसमें मैकेनिक्स जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, एक नॉर्मल एयर दोनों तरफ से पास होता है, जो पानी है, पानी के वजह से हवा जो है वो नॉर्मल ठंडे में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितना भी हवा है वो वाटर कन्वर्ट कर लेता है और जो वाटर वेपर हम लोग को मिलता है वो कैसा मिलता है, ठंडा मिलता है। ठीक है, कूल एयर प्रेजेंट हम लोग को मिलता है। अब आखिरी पॉइंट है इवापोरेशन के बाद बॉइलिंग का। आखिरकार अब इवापोरेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। इवापोरेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर हम लोग को देना ज़रूरी नहीं होता, वो कोई भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, मतलब किसी भी सरफेस की सरफेस पर से वो हो सकता है, मतलब किसी भी लिक्विड का सरफेस है उस सरफेस पर से वो इवापोरेशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो पूरे बल्क में होता है, मतलब पूरे लिक्विड में वो बॉइलिंग होगा। मतलब कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी को बॉयल कर रहे हैं तो पूरे 1 लीटर पानी में वो हलचल होगा बॉइलिंग करने टाइम, बबल्स फॉर्म होगा। ठीक है, बबल्स फॉर्म होता है।
अब बॉइलिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बॉइलिंग एक फिनोमेनन है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है। इवापोरेशन में भी सेम यही चीज़ होता है, लेकिन उसमें इवापोरेशन में कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन इसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ लिक्विड हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो किसी एक टम्बलर में या किसी एक पैन में अगर हम लोग पानी फीड कर दें और उसको नीचे बर्नर से अगर हीट करें, ठीक है, इसके ऊपर एक थर्मामीटर प्लेस्ड कर दें, ठीक है, टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर। जब हम लोग नीचे से इसको हीट करेंगे तो क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री के पास पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के पास जब पहुंच जाता है, तो वाटर में धीरे धीरे बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं ऊपर के सरफेस पे। पहले जो जब भी बॉइलिंग मतलब कि जब भी वाटर को हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे का सरफेस जो होता है वाटर का लेयर वो गर्म होता है। फिर जब नीचे का लेयर गर्म हो जाता है वाटर का, तो वो फिर क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर भेज देता है। मतलब गर्म लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है और जो ठंडा लिक्विड है वो भारी होने की वजह से वो नीचे की ओर आ जाता है, जिससे वजह से फिर जो नीचे जो पानी आया ठंडा वो फिर गर्म होता है। तो ऐसे रोटेट होते रहता है वाटर, तभी ये पूरा कम्प्लीटली लिक्विड एक साथ गर्म होता है। गर्म होने के बाद जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाता है तो फिर इसका बॉइलिंग वाटर का स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग होता है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर वाटर में बॉइलिंग हो रहा है, तो इसका सबसे मेन यही चीज़ है कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, जब इसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाएगा, तो ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। 100 डिग्री पता करने के लिए हम लोग थर्मामीटर लगा दिए। अब 100 डिग्री के बाद वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री भी नहीं बढ़ता है। जब भी वाटर को कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो इसके बाद स्टीम में चेंज होने लग जाएगा, वेपर में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन है कि 100 डिग्री जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है, एक तरीके का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो इससे 1 डिग्री आगे जो अगर कर दिया जाए, या कभी अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा वही कर देंगे, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को यही पता चलता है कि जब हम लोग थर्मामीटर से इसको मेज़र करते हैं तो वाटर को कॉन्स्टेंटली हीट देने के बावजूद भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस भी आगे नहीं जाता है। ठीक है, ये हम लोग थर्मामीटर में रिकॉर्ड करके अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम लोग अगर समझें इसका, मॉलिकुलर जो इसके अंदर मोशन हो रहा है कैसे होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेक करें तो कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा थोड़ा गैप्स प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर थोड़े रैंडम्स मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो होते रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये किस में चेंज होने लग जाएगा, बॉइलिंग होने के बाद ये गैस में चेंज होने लग जाएगा। ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, इस तरीके से ये रैंडम मोशन इधर उधर कहीं भागेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर कहीं भी जाते रहेंगे। जब भी गैस के हम लोग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसमें रैंडम मोशन शो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे हम लोग इसमें हीट ट्रांसफ़र किए तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। लूज़ हो जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो और भी दूर चले जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, खींच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाता है और वो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, मतलब कि रैंडम मोशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग इसका समझेंगे तो कैसे होगा, जब भी हम लोग इसको हीट करते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब जब भी रैंडम मोशन स्टार्ट होगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। अब जब भी मोशन का टर्म आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो आएगा ही, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो इफ़ेक्ट है प्रेशर का वो बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे पड़ता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे कि जो प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफरेंस मतलब कि प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग कोई भी माउंटेन्स में जाते हैं, अगर एट माउंटेन अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, हाइट पे है, हाइट पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माउंटेन्स पे अगर हम लोग को कुकिंग करना हो तो वहाँ पे कुकिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, कुछ 92 या 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वो हीट होना शुरू हो जाए, मतलब बॉयल होना शुरू हो जाता है लिक्विड। उतना जल्दी अगर वाटर लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा तो फिर हम लोग को खाना पकाने में मुश्किल होगा। तो प्रेशर कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसके अपोजिट वाइस वर्सा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सेम टू सेम है, इसमें कोई भी इन्वर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, प्रेशर घटाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।